नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गिरिडीह जिले से बड़ी खबर, जहां पर इनकम टैक्स की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। 15 दिनों के अंदर टीम ने जिले के दूसरे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान पर छापेमारी की है। इस बार लौह उद्योग से जुड़ी फैक्ट्री को खंगाला जा रहा है। आयकर विभाग की टीम ने 15 दिनों के अंदर गिरिडीह में दूसरी बार दबिश दी है। इस बार लौह इंडस्ट्री से जुड़े फैक्ट्रियों और उनके दफ्तर को खंगाला जा रहा है। विभाग ने इस बार 3 स्टील फैक्ट्रियों में छापेमारी की है। इस छापेमारी में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के आयकर अधिकारी और कर्मी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि टीम ने एक साथ इन फैक्ट्रियों और गिरिडीह शहर में अवस्थित कार्यालय और दफ्तर में छापेमारी की। इस दौरान छापेमारी करने पहुंचे अधिकारियों और कर्मियों ने मीडिया को जानकारी देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और देवघर के तिवारी चौक स्थित एक मकान में सुबह 6:30 बजे से इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। बिहार, बंगाल और झारखंड की कई ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स के अधिकारी मिलकर सर्वे कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह सर्वे गिरिडीह में स्थित स्टील कंपनियों के ठिकानों में वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों को लेकर चल रही है। पूरा मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मौके से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। झारखंड में लगातार आईटी टीम की दबिश बढ़ती जा रही है। वहीं गिरिडीह में आज सुबह से ही कई टीएमटी कंपनियों में आईटी के सर्वे जारी है। उसी के तहत देवघर में मोंगिया स्टील के अकाउंटेंट के घर में, तिवारी चौक के स्थित इस घर में सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। 2 गाड़ियों में यहाँ पर टीम पहुँची हुई है और लगातार सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर भी सर्वे का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 लोगों की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और यहाँ पर सर्वे का काम किया जा रहा है। हरिओम सदन इस घर का नाम है, जहाँ पर ये छापेमारी जो है, सर्वे जो है सुबह से ही जारी है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला पुलिस भी हैं और अन्य पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार सुबह से ही ये छापेमारी यहाँ पर की जा रही है और जो ये मामला बताया जा रहा है ये इनकम टैक्स का बताया जा रहा है। और गिरिडीह, रांची सहित कई अन्य जगहों पर भी ये सर्वे का कार्य जो है लगातार जारी है। उसी के तहत देवघर स्थित तिवारी चौक पर ये सर्वे का कार्य किया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और बड़ी खबर रांची से, जहां पर रांची में आयकर विभाग की छापेमारी की खबर सामने आई है। डॉक्टर मजीद आलम के ठिकानों पर इस वक्त आयकर विभाग की टीम की मौजूदगी और वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आलम अस्पताल के मालिक बताए जा रहे हैं मजीद आलम। बरियातू में मजीद आलम का अस्पताल स्थित है। चौहान कॉलोनी के ठिकानों पर इस वक्त छानबीन जारी है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। यही वो अस्पताल है जहां पर आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर मजीद आलम के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आलम हॉस्पिटल के मजीद आलम मालिक बताए जा रहे हैं। बरियातू में मजीद आलम का हॉस्पिटल स्थित है। चौहान कॉलोनी के ठिकानों पर इस वक्त आयकर विभाग की टीम की मौजूदगी है, जहां पर छानबीन लगातार की जा रही है। लोहरदगा में बालू माफिया बिल्कुल बेखौफ है और प्रशासन की नाक के नीचे से दिन दहाड़े नदियों से अवैध तरीके से बालू का उठाव करने में जुटे हुए हैं। शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो शंख नदी, भक्सो नदी से बालू का उठाव जारी है। ट्रैक्टर के जरिए बालू उठाव कर बाजारों में महंगे दामों पर इसे बेचा जाता है। अवैध कारोबार पर न तो प्रशासन अंकुश लगा पा रहा है और न ही खनन टास्क फोर्स कोई कार्रवाई करती है। इससे सरकार को हर दिन लाखों के राजस्व का नुकसान पहुंचता है। साथ ही नदियों के जलस्तर में भी कमी आई है। बालू माफिया का कारोबार रांची से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला है। बालू के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर डीसी ने तत्काल रोक लगाने का भरोसा दिया है। जिला में जो खनन टास्क फोर्स जो बनी है उसके ज़रिए जो स्पेसिफिक इनपुट्स मिलते हैं उसके ऊपर छापामारी करते हुए एक्शन ली जाती है। अगर कहीं से स्पेसिफिक इनपुट्स इस तरह से आ रहे हैं तो उस पर छापामारी करके उस पर ज़रूर एक्शन ली जाएगी। और मदर इंडस्ट्री एचईसी को बचाने को लेकर रांची में एचईसी कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले दिनों ताली और थाली आंदोलन करने के बाद आज एचईसी कर्मियों ने धुरवा गोल चक्कर से बाइक रैली निकाली। करीब 200 से ज्यादा की संख्या में एचईसी कर्मियों की ओर से निकाली गई इस बाइक रैली के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की गई। आपको बताते चले कि कार्यशील पूंजी नहीं होने की वजह से एचईसी में उत्पादन लगभग ठप है और कर्मचारी
काम करने के बजाय सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का वेतन भी पिछले 12 महीने यानी कि 1 साल से बंद है। एचईसी कर्मियों की बाइक रैली का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कर्मी लगातार मदर इंडस्ट्री को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज तमाम देख रहे हैं कि एचईसी कर्मी बाइक रैली की शक्ल में धुरवा गोल चक्कर का चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही यहां से चक्कर लगाने के बाद वापस एचईसी मुख्यालय पहुंचेंगे। इससे पहले एचईसी कर्मियों ने ताली थाली अभियान निकाला था और आज बाइक रैली निकाल रहे हैं। हम उनसे ही बात करेंगे कि लगातार आप लोग कुछ न कुछ कर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मकसद क्या है? हम लोग डेली ध्यान खींचने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्रबंधन और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कोई अभी तक कान पे मैंने चूं तक नहीं रेंग रहा। तो इसका मंशा यही है कि मैंने हम लोग को और दल बल के साथ आज सड़क पे उतरना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करीब 200 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं बाइक रैली यहाँ पर निकाले हुए हैं और हम लोगों से बात करेंगे। ये बाइक रैली आप लोग जो निकाली है, क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या सरकार सुनेगी? जरूर सरकार सुनेगी, इसीलिए हम लोग निकाले ही हैं, सरकार सुनाने के लिए। क्या एचईसी में उत्पादन ठप है? हमें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि एचईसी में कार्यशील पूंजी नहीं होने की वजह से यहाँ पर कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या अभी उत्पादन ठप है एचईसी में? हाँ, पूरी उत्पादन ठप है। थोड़ा बहुत खाली जो है तो आकांक्षा वाला चल रहा है और उससे हम लोगों को उम्मीद है कि जो है हम लोगों को पेमेंट हो जाए। हम लोगों का अब कुछ नहीं मानेंगे, सारा एक मुश्त हम लोगों को वेतन देना होगा। तो देख रहे हैं कि एचईसी में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें खासकर चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड भी बन रहा है। बोल रहे हैं कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एचईसी में चल रहे हैं, तो क्या तमाम प्रोजेक्ट सभी ठप हैं? हाँ, अभी तो सारा काम रुका हुआ है। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता काम स्टार्ट नहीं होगा। और कल बैठक होने वाली है, जैसा कि न्यूज़ में मिला है न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि उद्योग सचिव और यहाँ के सीएमडी और भी लोग बैठ के इसके विषय में बैठक से उम्मीद जगी आप लोगों को। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एचईसी कर्मी बाइक रैली निकाल रहे हैं और बाइक रैली के जरिए संदेश देने की कोशिश है कि एचईसी कर्मी अपनी मांगों को लेकर किसी भी हद तक जाएंगे। लगातार मांग की जा रही है कि एचईसी को बचाया जाए, क्योंकि यह मदर इंडस्ट्री और मदर इंडस्ट्री अपने साथ कई छोटी इंडस्ट्री को भी जन्म देती है और कई इंडस्ट्री का कह सकते हैं कि एक तरीके से भार जो है वो एचईसी के ऊपर होता है। कार्यादेश की कमी नहीं है, लेकिन कार्यशील पूंजी नहीं है। कार्यशील पूंजी नहीं है तो कच्चा माल भी नहीं खरीदा जा रहा है, जिस वजह से उत्पादन जो है लगभग ठप हो चुका है और यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द एचईसी को बचाने की कोशिश तेज की जाए। कैमरामैन सत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और गोड्डा के महागामा सीएचसी में बदइंतजामी का आलम देखने को मिला। यहां 21 महिलाओं का बंध्याकरण ऑपरेशन किया गया, लेकिन लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से किसी को भी अस्पताल में बेड नहीं मिल सका और सर्द रात में ठिठुरते हुए अवस्था में इस मरीज को जमीन पर ही सुला दिया गया। वहीं जब इस बारे में अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बताया। हालांकि गद्दा और कंबल दिए जाने का वादा जरूर किया। वहीं ये भी सवाल उठता है कि जब बेड नहीं है तो फिर एक ही दिन 21 महिलाओं का ऑपरेशन आखिर क्यों किया गया? बेड नहीं दिया है नीचे, तो अभी ऑपरेशन हुआ है तो अभी दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है। नीचे क्यों सुलाए हैं? बेड नहीं था। बेड नहीं हुआ? कब हुआ ऑपरेशन? अभी हुआ 6 बेड नहीं था। बेड नहीं है, तकलीफ नहीं हो रहा है? तकलीफ हो रहा है। अभी क्या ऑपरेशन हुआ है? हाँ, ऑपरेशन में नीचे सुलाए हैं? हाँ, ऑपरेशन हुआ। बेड नहीं था। बेड नहीं था, बाकी सारा व्यवस्था दिए है अस्पताल? व्यवस्था दिया है, देखो यही कम्बल दिया है। बेड दिया है तो नीचे से बेड नहीं दिया है? कहाँ बेड दिया है? और सारा चीज दिया है, कंबल वगैरह? हाँ, कम्बल दिया है। बेड नहीं दिया है। कहाँ से आए हैं? समदास। तो पेशेंट के साथ भी बेड में बैठ के हम लोग को मतलब रात भर रहते हैं। अभी भी ऑपरेशन वाला लाए तो उसी का पैर में बैठ के हम लोग सवेरे कहाँ जाएंगे ठंडी में। पेशेंट के साथ हम लोग अभी क्या पेशेंट नीचे सोई है? वो लोग वहाँ गद्दा दिए पेशेंट के लिए। मतलब गद्दा नीचे ही सोई है ना, बेड तो नहीं है? नहीं, वही गद्दा दे के। बेड कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया, लेकिन हम लोग भी अभी तो उसी तरह बैठ के रहेंगे। और इस खबर के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर बंध्याकरण के बाद फर्श पर मरीजों को क्यों रखा गया?
सुविधा नहीं दे सकते थे तो ऑपरेशन क्यों किया गया? सवाल यह भी उठता है कि मरीज की तबीयत बिगड़ी तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि अस्पताल अधीक्षक से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनियमितता है, लेकिन इस अनियमितता को सुधारने का काम भी उन्हीं को करना है, यह भी समझने वाली बात है। और रिम्स में बदहाली पर हाईकोर्ट नाराज दिख रहा है। हाईकोर्ट ने 4th ग्रेड कर्मियों का रोस्टर सौंपने का आदेश दिया, साथ ही पूछा कि आखिर इन नियुक्तियों की विजिलेंस से जांच क्यों नहीं कराई जाए। इसी के साथ हाईकोर्ट ने रिम्स में 2 MRI मशीन लगाने का भी सुझाव दिया ताकि मरीजों को इलाज मिल सके। इधर हाईकोर्ट की फटकार के बाद जेएमएम और कांग्रेस ने गंभीरता दिखाई है और जल्द ही हालात में सुधार का भरोसा दिया है। भरसक प्रयास कर रही है और करती आई है पिछले 3 सालों में। बेहतर प्रबंधन रिम्स का कैसे हो, आप देखेंगे जो पूर्ववर्ती सरकार थी उससे बहुत, उस समय से तुलना किया जाए तो रिम्स की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, बहुत तरह के सुधार है। फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, अदालत के माध्यम से ही सही, अगर बातें संज्ञान में आती हैं निश्चित तौर पर राज्य सरकार उसको गंभीरता से लेते हुए उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेगी, ईमानदार प्रयास करेगी। कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि रिम्स की जिस प्रकार की व्यवस्था एक चली आ रही थी उसमें थोड़ी सी रिम्स प्रबंधक को भी संजीदगी के साथ रिम्स के तमाम मामलों को ध्यान में रखना होगा ताकि लोगों का इलाज भी अच्छा हो, लोगों के साथ व्यवहार भी अच्छा हो, ताकि अगर लोग जाएं यहाँ से तो कम से कम यह कह सकें कि रिम्स जो है बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है। और खबर बोकारो से बताते चले आपको, जहां सरकार के लाख दावों के बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उग्रवाद प्रभावित गोमिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय तिलैया के छोटे छोटे बच्चे स्कूल के पास ही तालाब में जाकर मिड डे मील की थाली धोने को विवश हैं। दरअसल स्कूल में वाटर सप्लाई के लिए लगा सोलर सिस्टम खराब था। इस मामले में संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने पेयजल आपूर्ति दुरुस्त कर दिया, लेकिन जिस तरह से 4 महीने तक तालाब के पास जाकर बर्तन धोने के लिए बच्चे मजबूर थे, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। प्रिंसिपल की अगर माने तो जनता दरबार में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक ने BEEO को जांच का आदेश दिया है। हुआ है, सोलर लगा हुआ है, लेकिन वो गाड़ी चालक के कारण तो ठंडक हुआ था, उसके कारण वो खराब हो गया है। इसके बाद पानी का हम लोग का काफ़ी दिक्कत हो रही है। बच्चा जो है वह निश्चित रूप से खतरनाक था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, वो बगल के तालाब में जा रहे थे। तो जो है इसके लेकर हमने BEEO को भी इसकी जांच के लिए जो है जल्द से जल्द प्रतिवेदन जो है उपलब्ध कराने के लिए कहा है। और अगर लापरवाही जिस तरह से प्रथम दृष्टया दिखता है निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और धनबाद में धैया स्थित सरकारी डॉक्टर अभिजीत सिंह के आवास पर नौकरानी का काम करने वाली अनु की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मौत के 1 सप्ताह बीतने के बाद भी अब तक पुलिस की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे नाराज लोगों ने अनु को इंसाफ की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। परिजनों और स्थानीय लोगों ने झरिया कतरास मोड़ चौक पर कैंडल मार्च निकालकर पुलिस के रवैये के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। साथ ही नारेबाजी भी यहां पर की गई। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मृतक की मां ने दोषी को सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही डॉक्टर पर मामला रफा दफा करने के लिए पैसे का लालच देने का भी आरोप लगाया है। खो बैठे हैं, उसका मुजरिम ऐसे खुलेआम घूम रहा है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कातिल को पकड़ना चाहिए जल्द से जल्द, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। और गिरिडीह के देवरी प्रखंड के खटोरी पंचायत के निचली पलमरुआ में गांजे की खेती की जा रही है। गांजे के पौधे को छिपाने के लिए यहां पर अरहर के साथ उसकी खेती की गई ताकि बाहर से देखने पर इसका पता नहीं चल सके। बताया जा रहा है कि यहां करीब 2 से 2.5 लाख रुपए कीमत के गांजे की खेती हो रही है। ग्राउंड जीरो से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। करना या इसे रखना कानूनन प्रतिबंध है और क्राइम है। लेकिन आपको बता दें गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले खटोरी पंचायत के पलमरुआ में गांजे की खेती हो रही है चोरी छुप के।
जो आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ देख सकते हैं ये जो तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गांजे के ये पेड़ हैं, प्लांट हैं जिसे लगाया गया है और इसके पीछे अरहर की भी खेती हो रही है। इसके साथ ही मिला दिया गया है ताकि लोगों को पता न चल पाए। वहीं आपको बता दें कि इस तरह की खेती करना कानूनन तो जुर्म है और जो इस तरह से खेती करते हैं चोरी छुपे उसके खिलाफ आपराधिक क्राइम के तहत भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे खेती की जा रही है जो पलमरुआ गांव में है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं, अगल बगल की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। इस चारों तरफ से पहाड़ों से पहाड़ी इलाका है पूर्ण रूप से, यहाँ पर किसी का भी आना मुमकिन नहीं है और ऐसे में यहाँ पे खेती कर रहे हैं ताकि पकड़ में ना आए। और सूचना ये भी मिल रही थी कि यहाँ पे हर वर्ष इस तरह के खेती किए जाते हैं और जो गांजे की कीमत है वो अभी फिलहाल 10,000 रुपये प्रति केजी है और जो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं इतना में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। वहीं बता दें कि ये जो प्लांट है इसे कैनेबिस कहते हैं और इस कैनेबिस में 2 तरह की प्रजातियां पाई जाती है, नर और मादा। जो किसान होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि प्लांट को देखते ही वो समझ जाएंगे कौन नर है कौन मादा है और इसी के आधार पर जो नर प्लांट होते हैं उससे भांग बनता है और जो मादा प्लांट होते हैं उससे गांजा बनता है जी। और उस प्लांट को कैनेबिस कहा जाता है और ये कैनेबिस का खेती किया जा रहा है। जो ये आप लोग अरहर लगाए हैं तो अरहर के साथ आप गांजे वाला भी लगा दिए हैं, ये वाला तो ये वनहे से आयल है ना हमने अच्छा ना हमने बोला लगैले ना ये अच्छा बोले ये गांव में लगल है ना तब है इसलिए हम अच्छा। तो ये बताओ ना ये बताओ ना सुनो ना सुनो ये पूछ करिए कि जो आप लोग ये लगाए हैं तो पता है ना कि ये कानूनन हमने नहीं जान गया ऐसा हो, हमने ये सब कमेंट कर लिया। यहाँ की जो ऑनर हैं महिला हैं वह बात करने से भी कतरा रही हैं और इनका कहना है कि हम लोग हर वर्ष नहीं लगाते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे हर वर्ष लगाया जाता है और यह कह रहे हैं कि जानबूझकर नहीं लगाया गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और बड़ी खबर आपको जामताड़ा से बताते चले, जहां पर जामताड़ा में भारत जोड़ो यात्रा में बवाल देखने को मिला है। इरफान अंसारी के पहुंचते ही यहां पर बवाल देखा गया। प्रदेश अध्यक्ष के सामने 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। जिला अध्यक्ष और इरफान गुट में झड़प की खबर सामने आ रही है। राजेश ठाकुर के साथ यहां पर बदसलूकी भी की गई है। कैश कांड में इरफान अंसारी निलंबित हैं और जब वो यहां पर पहुंचते हैं तो 2 गुटों के बीच यहां पर झड़प देखने को मिलती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बवाल देखने को मिला। इरफान अंसारी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहुंचते और यहां पर बवाल देखा जाता है। प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही 2 गुट आपस में भिड़ते हैं। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जिला अध्यक्ष और इरफान गुट में झड़प हुई है। राजेश ठाकुर के साथ यानी कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ भी यहां पर बदसलूकी की गई है। आपको बताते चले कि इरफान अंसारी कैश कांड में निलंबित हैं और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे। देखिए भारत जोड़ो यात्रा में ये बवाल देखने को मिला, किस तरीके से इरफान अंसारी जब वहां पर पहुंचे उसके बाद इरफान गुट और जो दूसरा गुट था उसमें झड़प देखने को मिली। राजेश ठाकुर के साथ भी यहां पर बदसलूकी की गई है और हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। सुमन, क्या कुछ जानकारी निकल पा रही है, इस वक्त कैसा माहौल है? इरफान अंसारी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से इस जो पूरे प्रकरण है उसके लिए माफी मांगी है। लेकिन इससे पहले बता दें कि विधायक इरफान अंसारी कांग्रेस से निलंबित है। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की निकाली गई थी जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं मंत्री बादल पत्रलेख शामिल थे। साथ ही जो 2 गुट है कांग्रेस के, एक जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा और एक विधायक इरफान अंसारी, दोनों भिड़ गए क्योंकि विधायक इरफान अंसारी के गुट जो है वो जो यात्रा है उसको दूसरे तरफ ले जाना चाहती थी और जो जिलाध्यक्ष है वो दूसरे तरफ रूट को डाइवर्ट किए, मतलब दूसरे तरफ रूट को निर्धारित किए थे। तो इसीलिए दोनों गुट में झड़प शुरू हो गई। माल्यार्पण को लेकर भी झड़प हुई। दोनों अपने अपने जिंदाबाद के नारे लगाने लगे क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था। विधायक इरफान अंसारी कांग्रेस से निलंबित है, इसलिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इसका विरोध करने लगे विधायक के जिंदाबाद के नारे के और इसीलिए जो है झड़प शुरू हुई। और ये झड़प राजेश ठाकुर जब शांत करने गए तो विधायक इरफान अंसारी गुट के कार्यकर्ता जो है राजेश ठाकुर से भी भिड़ गए, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। खबर ये भी है कि राजेश ठाकुर को गर्दन पे चोट लगी है, उनके जो बॉडीगार्ड है उनके पैर पर भी चोट लगी है। सुमन, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी यहाँ पर बदसलूकी की गई? प्रदेश अध्यक्ष जब मंच पर पहुंचे तो एक बार फिर विधायक इरफान अंसारी और जो जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा दोनों में झड़प
बहसबाजी शुरू हो गई। इसके बाद जो है वहां नीचे मौजूद कार्यकर्ता दोनों गुट के फिर एक बार भीड़ गए। इससे नाराज प्रदेश अध्यक्ष वहां से निकल रहे थे, मतलब मंच छोड़ करके निकल रहे थे। इस वक्त विधायक इरफान अंसारी फिर वहां पर गए, प्रदेश अध्यक्ष को मनाया और मंच पर लाया। लेकिन इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने इरफान अंसारी को जमकर खरी खोटी सुनाई, पूरे फटकार लगाई कि ये सब क्या तमाशा हो रहा है, यहाँ पर तुम यहाँ पर हंगामा करवा रहे हो, कौन कार्यकर्ता को यहाँ पर लाए हो, इस तरह की बातें यहाँ पर सुनने को मिली। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आपको अब तक की सुर्खियां दिखाते हैं। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।